चलो ध्यान दो, कहाँ तक पढ़ लिए? हो गया तो अपनी बकबक बंद करो, आगे ध्यान दो इधर। भौतिक अवस्था में पहला बता दिए थे नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस ठोस है, और जो शेष तत्व है वो भी ठोस है। ठीक है। उसके बाद आगे हमने बताया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातुएं हैं, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातुएं हैं, और विस्मत जो है धातु है। इस प्रकार से हमने देखा कि जब हम वर्ग में नीचे जाते हैं धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि हम धातु से शुरू किए थे, कहाँ पहुंच गए थे? धातु पर पहुंच गए थे। तो इसका मतलब नीचे जाने पर अधातु समाप्त हो गई है, और क्या मिल गया हमको? धातु मिल गया। तो धात्विक गुण बढ़ता है नीचे जाने पे। नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, ये चीज को याद रखना। किसी भी वर्ग में अगर हम नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। इसलिए किसी भी वर्ग में नीचे हमको या तो धातु मिलेगी या तो उपधातु मिलेगी। याद रखे रहना, किसी भी वर्ग में नीचे या तो हमको धातु मिलेगी या क्या मिलेगी? उपधातु मिलेगी। इस बात को याद रखे रहो। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग, इसका गुण पढ़ रहे थे ना हम लोग। गुण में अगला नंबर लिखो, घनत्व। घनत्व हो गया। तो लिखो, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर वर्ग में नीचे की ओर जाने पर वर्ग में नीचे की ओर जाने पर हो गया, घनत्व क्रमशः बढ़ता जाता है। घनत्व क्रमशः बढ़ता जाता है। घनत्व क्रमशः बढ़ता जाता है। जैसे यहां देख सकते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मत, इनका तनिक घनत्व देख लो, फिर समझते हैं क्यों बढ़ रहा है। 0.809 हो गया, फिर 1.823। देखो इसका अचानक काफी ज्यादा बढ़ गया, दिख रहा है। और इसके बाद इसका देखो और ज्यादा हो गया है, 5.778। उसके बाद 6.684, और फिर इसका आता है विस्मत का 9.808। तुम देख रहे हो कि नीचे जाने पर वृद्धि हो रही है। नीचे जाने पर वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि देखो हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया था, नाइट्रोजन तो है गैस। ठीक है। तो गैस है तो क्या गैसें कभी पास पास रहेंगी? नहीं रहेंगी। यहाँ क्या लिखा गया है? मात्रक, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, दिख रहा है। अर्थात एक डिब्बा लिया जाए जो 1 सेंटीमीटर लंबा हो, 1 सेंटीमीटर चौड़ा हो और 1 सेंटीमीटर क्या हो? ऊंचा हो। उस डिब्बे में इन गैसों की या इन तत्वों की कितनी मात्राएं हो सकती हैं, वही इनका घनत्व होगा। समझ गए? सेंटीमीटर क्यूब की बात की है ना, तो 1-1 सेंटीमीटर सब लेना है। अर्थात एक डिब्बा रहेगा 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा। समझ गए? तो उस डिब्बे में गैसों की जितनी मात्रा आ सकती है वही क्या होगा? इनका घनत्व होगा। अब चूंकि नाइट्रोजन गैस है इसलिए इसके अणु पास पास नहीं आना चाहते हैं, तो क्या ये एकांक आयतन में ज्यादा मात्रा में रहेंगे?
नहीं रहेंगे, कम मात्रा में रहेंगे ना, और कम मात्रा में रहेंगे तो इनका वजन भी कम होगा। वजन कम होने के कारण देखो इसका घनत्व भी कम है। 1 ग्राम सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसके केवल 0.809 ग्राम आ रहे हैं, मतलब 1 ग्राम भी नहीं आ रहा है ठीक से। दूसरी स्थिति, जब फास्फोरस की चर्चा करो तो फास्फोरस हमने कहा था मोम सदृश ठोस है जो आसानी से वाष्पित हो जाता है। ठोस तो है लेकिन इसके अणु अभी पूरी तरह से पास नहीं आ पाए थे, सघन रूप धारण नहीं कर पाए थे। सघन रूप धारण करने का मतलब एकदम सही तरीके से पैकिंग बन जाए, ठीक है, ये चीज देख रहे हो ये। लेकिन ये फास्फोरस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये दबता है ना, मुलायम होता है, इसका मतलब उसके अणु अभी पूरी तरह से पास नहीं आ पाए, समझ गए। इसलिए उसका घनत्व नाइट्रोजन से अधिक तो हो जाता है। क्यों जी? क्योंकि ठोस अवस्था में आ चुका है, और ठोस का घनत्व गैसों के घनत्व से क्या होगा? अधिक होगा, हो जाएगा ना, क्योंकि एकांक आयतन में उनकी ज्यादा मात्रा आ सकती है। अब देखो ये फास्फोरस के लिए हो गया, इनका हमने कहा था ये सब ठोस है ना, अर्थात इनकी पैकिंग सही हो चुकी है, मतलब इतने में ही ये अधिकतम अणुओं को रख सकते हैं। और दूसरी स्थिति, इनका अणुभार भी या परमाणु भार भी तो नीचे जाने पे बढ़ता जा रहा है, और परमाणु भार बढ़ेगा तो एक ही अणु के रहने से भार ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो इसका परमाणु भार है 31 और आर्सेनिक का कितना है जी? मान लो 70 के आसपास है ना। इसमें फास्फोरस की 5 अणु रहेंगे, अगर मान लो कितने अणु? 5 अणु, तब 31 25 155 होगा इसका, होगा ना। और जबकि आर्सेनिक का देखा जाए 70 है, इसका 3 ही रख दें आर्सेनिक का तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा, देख रहे हो। तो नीचे जाने पे अणुभार बढ़ता है, इसलिए इनकी सघनता भी बढ़ने लगती है, क्योंकि अणुभार बढ़ेगा तो क्या इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी? गतिज ऊर्जा घटेगी, क्योंकि अणु बड़ा हो रहा है ना। अणु जब बड़ा होने लगेगा तेजी से भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा घटने लगती है और वो पास आने लगते हैं। और जब पास आने लगते हैं तो कौन सा बल काम करने लगेगा? ससंजन बल या वांडर वाल्स बल काम करने लगा, और ये पास आके चिपकने लगते हैं। और कौन सी अवस्था हमको मिल जाती है? ठोस अवस्था मिल जाती है, और कण अधिकतम पास आ जाते हैं। ठोस अवस्था में जो कण होते हैं वो इतने पास आ जाते हैं कि गति ही नहीं कर पाते हैं। क्या ये गति कर पाएंगे? अब यहाँ का जो अणु है वो गति कर सकता है? नहीं कर सकता, याद रखे रहना। तो ठोस अवस्था में क्या होता है? कणों की एक निश्चित व्यवस्था बन जाती है। हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था, जिसे संकुलन या पैकिंग हमने कहा था। ऐसे कि नहीं कहते? संकुलन प्रभाव भी हमने पढ़े थे, ध्यान देना। इनमें कण अधिकतम पास आ जाते हैं, इसलिए इनका घनत्व क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो कण जिसमें अधिकतम पास होंगे, घनत्व वही अधिक होगा, याद रखे रहना। किसी भी चीज का हमको घनत्व अगर बताना होता है तो उसका हम एकांक आयतन का ही निकालते हैं। एकांक आयतन यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिया गया है, मीटर क्यूब भी लिया जा सकता था, लेकिन मीटर क्यूब लेने का मतलब समझते हो? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा डिब्बा, तो उतना ज्यादा हमको लेना पड़ता ना। तत्व तो हमारे पास ज्यादा मात्रा में मिलते ही नहीं है, इसलिए हम इनकी थोड़ी मात्रा से ही काम चलाते हैं। अतः हमने आयतन किसमें, घनत्व किसमें निकाला है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, इसलिए छोटे डिब्बे से हमारा काम चल जाएगा। अर्थात अगर मान के चलो पदार्थ की इतनी मात्रा हमने लिया है ना, मान लो नाइट्रोजन की हमने इतनी मात्रा ली है, और इसमें से 1 सेंटीमीटर हिस्सा काट के निकाल लो, इतने में नाइट्रोजन का जितना ग्राम होगा वही उसका घनत्व होगा, समझ गए। तुम ले लो नाइट्रोजन को कितना भी ज्यादा ले लो, लेकिन अगर तुम घनत्व निकालना चाहते हो तो उसका 1 सेंटीमीटर वाला डिब्बा ही काटना पड़ेगा, काटना होगा। उतने में जिन नाइट्रोजन के जितने ग्राम होंगे वही उसका क्या होगा? घनत्व होगा। ऐसे ही फास्फोरस को ले लो, फास्फोरस लिया तुमने, उसका 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा हिस्सा काट लो, काट लिए और उसको तराजू पे तौल लो, वही उसका घनत्व हो जाएगा, समझ गए, ध्यान देना। उसके बाद तुमने लिया आर्सेनिक लेके उसका भी 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला डिब्बा काट दो, मतलब डिब्बा मतलब है टुकड़ा, डिब्बा थोड़ी बना हुआ, टुकड़ा उसका
अभी ये मार्कर है, इसका हम 1 सेंटीमीटर क्यूब टुकड़ा नाप के काट दें और उसको तराजू पे तौल दें, यही इस मार्कर का घनत्व हो जाएगा। समझ गए? तो किसी चीज का भी घनत्व तुमको नापना है तो सबसे पहले तुम्हें उसका एकांक आयतन लेना पड़ेगा। एकांक आयतन अर्थात एक आयतन लेना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, या 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, ये तुम्हारा उसका घनत्व हो जाएगा। अब जिसका भी निकाला गया यहाँ सेंटीमीटर में निकाला गया, इसलिए सबका 1 सेंटीमीटर वाला ही टुकड़ा काटना है और उसको तराजू पे तौल दो, जो होगा वही उसका क्या होगा, घनत्व होगा। तो तौलने के बाद सबसे ज्यादा किसका मिला है, बिस्मथ का मिला है, इसलिए बिस्मथ का घनत्व सबसे अधिक होगा। और सबसे कम किसका मिला है, नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, गैस है। तो क्या इतने बड़े क्षेत्र में तुमने रखा है तो क्या एक ही एरिया में ज्यादा गैसें आ पाएंगी? नहीं, उनकी तो प्रवृत्ति है पूरे स्थान में घूमने, है कि नहीं है? गैसों की प्रवृत्ति पूरे स्थान में घूमने की होती है। तुमने यहाँ पे काटा है तो कम ही मात्रा मिलेगी, उसकी अधिक मात्रा नहीं मिलेगी, इसलिए देखो 1 से भी कम है उसका, हो जाएगा। तो इसको लिख लो फटाफट, तब आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं, द्रव्यमान बढ़ने के साथ घनत्व बढ़े ये जरूरी नहीं है, याद रखे ना। द्रव्यमान बढ़ने के साथ घनत्व बढ़े ये जरूरी नहीं है। अगर आयतन बढ़ गया तब क्या करोगे? अगर आयतन बढ़ गया तब क्या करोगे? अभी मान लो, देखो तुम सिंपल सा उदाहरण समझो, चीनी लेके जाते हो ना 1 किलो, चीनी 1 किलो मान लो इतने में आई, हो गया ना। तो इसका मान के चलो, ये एकांक आयतन अगर इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व हो गया ना। लेकिन अगर चीनी तुमने 2 किलो ले लिया तो क्या 2 किलो चीनी इसी में घुसा दिए थे, या उसको दूसरी पन्नी में दिया था तुमको 1 किलो और? समझ गए? तुमने आयतन ही बढ़ा दिया, अर्थात एक और बढ़ा दिया, देख रहे हो? तो इसका खुद का है 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फाइनली औसत घनत्व तो हमारा यही रह गया, क्योंकि औसत घनत्व निकालने के लिए दोनों को जोड़ना होगा और 2 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो 2/2 फाइनली 1 ही आएगा। समझ गए? बदलाव नहीं होने वाला है, आंसर वही रहेगा। मतलब अगर आयतन बढ़ गया तो द्रव्यमान बढ़ने का कोई प्रभाव घनत्व पर नहीं पड़ेगा, हो जाएगा ना। अगर घनत्व बढ़ाना चाहते हो तो आयतन वही होना चाहिए, उसी में ठूस ठूस के भरना है। समझ गए? याद रखे ना, आयतन ना बढ़ने पाए। समझ गए? आयतन अगर तुमने बढ़ा दिया तब घनत्व नहीं बढ़ेगा। सूत्र तो तुम जानते ही होगे ना, क्या जानते हो? द्रव्यमान बराबर क्या जानते हो, आयतन गुणा घनत्व। अब देखो, अगर द्रव्यमान बढ़ा, द्रव्यमान बढ़ने का 3 कारण हो सकता है। द्रव्यमान बढ़ने का 3 कारण हो सकता है, या तो केवल आयतन बढ़ गया हो, घनत्व न बढ़ा हो, या तो केवल आयतन बढ़ गया हो। हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। अभी फिलहाल के लिए 10 था, तब आयतन था 5 और घनत्व था कितना, 2, हो गया ना। अब ये तुम्हारा हुआ 20, कितना हुआ, 20 करें नहीं 50 तक। मान लो द्रव्यमान हो गया कितना, 50 हो गया। अब ये द्रव्यमान 50 3 प्रकार से हो सकता है। हो सकता हो कि आयतन ही 25 हो गया हो, घनत्व 2 ही रहा हो सकता है कि आयतन ही 25 हो गया हो, घनत्व पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो 25 दूनी कितना हो गया, 50। अर्थात आयतन के बढ़ने से भी द्रव्यमान बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। हो सकता है तुम्हारा आयतन न बढ़ा हो, घनत्व ही बढ़ गया हो, मतलब उसमें ठूस ठूस के भर दिए हो। एक बोरी में ठूस ठूस के जितना मन उतना भर दो, बोरी तो बढ़ेगी नहीं आगे, जितना उसका आयतन है वही रहेगा, रहेगा ना। अब ध्यान से देखो, आयतन हमने नहीं बढ़ाया, घनत्व बढ़ गया, तो दूसरा प्रकार हो गया द्रव्यमान बढ़ने का कारण। तीसरा हो सकता है तुम्हारा कि ये 5 से बढ़ के 10 हो गया हो और ये 2 से बढ़ के कितना हो गया हो, 5 हो गया हो, अर्थात दोनों बढ़ गए। समझ गए?
तो ये दोनों स्थितियां बन सकती हैं या तीनों स्थितियां बन सकती हैं। केवल आयतन के बढ़ने से भी द्रव्यमान बढ़ सकता है, केवल घनत्व के बढ़ने से भी द्रव्यमान बढ़ जाता है, दोनों के बढ़ने से भी द्रव्यमान बढ़ जाता है। समझ गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक बढ़ जाए दूसरा घट जाए तब भी द्रव्यमान बढ़ जाता है। आया समझ में? याद रखे रहना। तो कई कारण हो सकते हैं, केवल एक ही से नहीं हम बता सकते हैं कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, या आवश्यक है क्या? देखो यहाँ पे द्रव्यमान 50 हमने किया है ना, लेकिन देखो यहाँ पे घनत्व नहीं बढ़ा था, केवल क्या बढ़ा था? आयतन बढ़ा था। अभी चीनी वाला एग्जाम्पल समझ लियो कि अगर 1 किलो चीनी तुमको इतने में दिया गया, 2 किलो चीनी उसी में नहीं ठूंस सकते हो तुम। समझ गए? पन्नी फट जाएगी ठूंसते ठूंसते, बढ़ जाएगा उसका आयतन। छाप लो इसको, छापो तब अगला वाला शुरू करें। अभी नीचे लिखो अगला नंबर, अगला नंबर परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या लिखो। वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, हो गया? वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इनकी परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती जाती है। इनकी परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती जाती है। हो गया? फटाक से इसको भी लिख लो, तत्व लिख लो, इधर लिख लो परमाणु त्रिज्या। जल्दी से कॉलम बनाओ, लिखो तत्व, इधर परमाणु त्रिज्या, किसमें? एंगस्ट्रॉम में। तो नाइट्रोजन की होती है 0.74 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद इसका 1.10 एंगस्ट्रॉम, इसका 1.21 एंगस्ट्रॉम, इसका 1.41 एंगस्ट्रॉम और इसका 1.52 एंगस्ट्रॉम। देख रहे हो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या बढ़ती जा रही है। ये इसी वर्ग की कहानी नहीं है, सभी वर्गों की कहानी है। सभी वर्गों में ऐसा ही होगा, नीचे चलते जाओगे तो त्रिज्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। हो गया? उसके बाद लिखो अब आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा हो गया ना? तो लिखो वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर, हो गया? परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ, परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ आयनन ऊर्जा क्रमशः घटती जाती है। आयनन ऊर्जा क्रमशः घटती जाती है।
आयनन ऊर्जा क्रमशः घटती जाती है। आयनन ऊर्जा क्या है? आयनन ऊर्जा क्या है? कुछ है? किसी तरह से इलेक्ट्रॉन त्यागने में जो ऊर्जा देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने में दी गई ऊर्जा, यही कहलाती है आयनन ऊर्जा। समझ गए ना? तो नाइट्रोजन का कितना होता है सबसे ज्यादा? 336 किलो कैलोरी प्रति मोल, हो गया ना? उसके बाद फास्फोरस का 253.9, आगे यही लिख लेना है। उसके बाद आर्सेनिक का 231.0, आगे यही रहेगा। इसका होता है 199.1, आगे यही रहेगा। इसका होता है 184.9, आगे यही रहेगा। ये प्रकार से देख रहे हो, नीचे जाने पे घट रहा है, क्योंकि जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो नाभिक और बाहरी कोश के बीच की दूरी भी बढ़ेगी, और जब आवेशों के बीच की दूरी बढ़ने लगती है तो उनके बीच का आकर्षण बल घटने लगता है। और जब आकर्षण बल घटेगा तो क्या नाभिक इलेक्ट्रॉन को तेजी से आकर्षित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब तेजी से आकर्षित नहीं कर पाएगा तो उसको आराम से हम निकाल के लेके चले जाएंगे। ध्यान दिए रहना। जैसे जब लड़का आवारा निकल जाता है, पिताजी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसको तनिक सा एक दोस्त बोला चलो आज पार्टी में चलना है, तो बाइक उठाया निकल दिया, और दादा से डर रहा है, दादा पास में, तो उसके बाद हिलेगा नहीं, कहेगा हम पार्टी नहीं करते हैं। समझ गए? वही कहानी इनके साथ भी है। इसके बाद देखो विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में छाप लो सब बोले, हेडिंग लिखे ना विद्युत ऋणात्मकता, इसमें लिखो वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ, परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती है। विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती है। अब यहाँ विद्युत ऋणात्मकता भी घट रही है। क्या है विद्युत ऋणात्मकता? विद्युत ऋणात्मकता क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं इसे। सबसे अधिक फ्लोरीन का होता है। क्या है ये विद्युत ऋणात्मकता? ये आयनन ऊर्जा थी इलेक्ट्रॉन त्यागने में ना, तो विद्युत ऊर्जा, ये विद्युत ऋणात्मकता को ये मत समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में। विद्युत ऋणात्मकता किसी बंध में पाई जाती है या किसी बंध से संबंधित है। ठीक है ना? जब दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बना होता है, जैसे मान लिया हमने किसके किसके बीच बन गया, नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच बन गया, बना ना? तो इसमें दोनों का बीच एक बंध बना हुआ है, और कक्षा 11 में एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे संयोजकता। उस बंध के बनने में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, साझे में दोनों सेम इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर एक बंध बना तो एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2। उन 2 में से एक इसका होगा, एक इसका होगा, समान साझा होता है। तो अब देखो, साझे में दिए तो दोनों का बीच में होना चाहिए ना,
दोनों ने साझे में दिया, कहा तुम भी बीच में रखो, हम भी बीच में रखेंगे, अभी तो साझा कहलाएगा। ये पता चला एक लेख अपने जेब में रख लिया, साझा कहाँ होगा, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, इसमें जो पावरफुल होगा अर्थात जिसकी शक्ति अधिक होगी वो इस साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहेगा। पहले तो जुगाड़ लगाएगा, रखो तो बीच में तब देखें तुमको, ठीक है। पहले मित्रता बढ़ा के बीच में रखवा लेता, उसके बाद अपनी पावर दिखा के अपनी ओर खींचना शुरू करता है। तो अपना भी खींचता है, साथ में इनका भी खींचने लगता है। वो भी बेचारा छोड़ता नहीं है, उसका घर बिगड़ जाता है लेकिन छोड़ता नहीं है। कहने का मतलब ये इस तरह से, अगर नाइट्रोजन अभी इसको खींचेगा और क्लोरीन से दूर भाग रहा है ना, तो क्लोरीन मान लो पहले यहाँ पे बीच में रहना चाहिए था, तो क्लोरीन बीच में हिसाब से यहाँ तक था क्लोरीन, लेकिन ये खींच के इधर लेके आ रहा है, तो क्लोरीन छोड़ता नहीं है, अपनी आकृति इस तरह से कर लेता है। समझ गए ना, ध्यान दिए रहना। तो होता क्या है, इसमें नाइट्रोजन की शक्ति अधिक होती है, इसलिए जो साझे के इलेक्ट्रॉन है एकदम बीच में न रहकर किसकी ओर खींच जाते हैं, नाइट्रोजन की ओर खींच जाते हैं। तो यहीं से निकल के आती है विद्युत ऋणात्मकता कि किसी बंध में साझे के इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु की ओर आकर्षित होंगे उसे हम क्या कहेंगे, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहेंगे, ठीक है। और उसको बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता है उसकी क्या कहलाएगी, विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगी। ध्यान देना, जिसकी ओर खींचे रहेंगे उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, और उसकी बंध के इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की क्षमता है उसकी क्या कहलाएगी, विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगी। हो जाएगा ना। तो विद्युत ऋणात्मकता किसी बंध से संबंधित है, याद रखे रहना, क्योंकि यहाँ पे हमको यौगिक पढ़ना है इसलिए इसको जानना आवश्यक हो जाता है। तो विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। अब ऐसा क्यों होता है ये सोचो, जब ऊपर है तो त्रिज्या छोटी है ना, जब ऊपर है तो त्रिज्या छोटी है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है ना। जब ऊपर होंगे तो त्रिज्या छोटी होगी, और जब त्रिज्या छोटी होगी तो इसका बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन यहाँ है और नाभिक यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है क्या, कम है ना। और जब दूरी कम होगी तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वो तेजी से खींचेगा ना। और साझे में किसको दिया था, इसी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ही दिया था। तो खींचते समय अपना तो खींचता ही है, साथ में जो साझे में मिला था उसको भी खींचने लगता है। आया कि नहीं समझ में आया, क्योंकि नाभिक के पास था ना उसका इलेक्ट्रॉन, खींच लेता है अपनी ओर, इसलिए उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जबकि जो इससे दूसरा बड़ा वाला जुड़ा हुआ है, सोचना उसका बड़ा था तो उसका नाभिक तो उसके बाहरी कोश से पहले से ही दूर था, देख रहे हो। तो क्या वो अधिक बल से खींच पाएगा उसको, नहीं खींच पाएगा, क्योंकि आवेशों के बीच की जब दूरी बढ़ जाती है ना तो उनके बीच का आकर्षण बल घट जाता है, ये याद रख लेना। जब आवेशों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनका आकर्षण बल क्या हो जाता है, घट जाता है। अब सोचो, जो बड़ा वाला परमाणु था उसका नाभिक यहाँ, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, देख रहे हो। तो क्या वो अधिक बल से अपने इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। अपने तो बेचारा खींचे नहीं पा रहा, दूसरे वाले कैसे खींचेगा, खींच लेगा, नहीं खींच लेगा। और जबकि ये क्या होता है, बलशाली, मतलब इसका नाभिक पास में है इसलिए जोर से खींच लेता है, और इलेक्ट्रॉन किसकी ओर खींच के चले आते हैं, धनावेश की तरफ। अर्थात ये ध्यान में रखना कि खींचेगा वही जिसकी त्रिज्या छोटी होगी, खींचेगा वही जिसकी त्रिज्या छोटी होगी। और सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, फ्लोरीन ही खींचेगा, ये गांठ बांध लेना, याद रखे रहना। जिसकी त्रिज्या सबसे छोटी होगी उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे ज्यादा पास होगा, और वही तो सबसे ज्यादा बल से खींचेगा ना। तो अब तक ज्ञात तत्वों में अगर ऊपर से हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन। इसलिए फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। समझ गए। अब तक ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की है, फिर आता है नंबर ऑक्सीजन का, फिर आता है नंबर नाइट्रोजन का, तब आता है नंबर क्लोरीन का। समझ गए। यही कारण हम लोग हाइड्रोजन बंध में पढ़े थे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। इसी कारण से बनाते हैं क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है,
अधिक होती है और इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है। विद्युत ऋणात्मकता इसकी होती है 3.0, ठीक, और फास्फोरस की है 2.1 और आर्सेनिक की है 2.0 और एंटीमनी की है 1.9, बिस्मथ की है 1.8। अब इन सबको यहाँ से नए सिरे से फिर से समझाना संभव नहीं है। नए सिरे से समझाने लगे पता चला 8-10 दिन तुम्हारा इसी में चला जाएगा। हो गया? अब लिखो अगली हेडिंग, संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। हो गया ना? चलो देखो, संयोजकता क्या होगी? कोई तत्व अपने बाहरी कोश से जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा अथवा त्याग करता है वही उसकी संयोजकता होती। समझ गए? तो अब आ जाओ इसमें। हमने देखा इनके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और Np क्या था? 3 था ना? तो ये प्रकार से S का एक डिब्बा बनता है और P का कितना डिब्बा बनता है? 3 डिब्बा। p ऑर्बिटल 3 प्रकार का होता है, s ऑर्बिटल 1 प्रकार का होता है, d ऑर्बिटल 5 प्रकार का होता है और f ऑर्बिटल 7 प्रकार का होता है। ठीक है ना? तो s ऑर्बिटल 1 प्रकार का होने के कारण एक डिब्बा बनाए हैं। p जो है 3 प्रकार का, इसलिए 3 डिब्बा। अभी आगे d भी देखेंगे, उसमें कितना बनेगा? 5 डिब्बा बनेगा। अब ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक डिब्बे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर और एक नीचे। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1, 2 और 3 हो गया। ऐसे भरेगा? नहीं। कैसे भरेगा? पहले सब में 1-1 होगा, तब 2 होना शुरू होगा। किसके नियम से? हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम से। पहले सब में 1-1 हो जाएगा। अब अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आता तब यहाँ भरता, 5वां यहाँ भरता, 6वां यहाँ भरता। ठीक है ना? ये गिनती ध्यान से समझ लेना। ऐसे नहीं पढ़ने लगना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 भरा हुआ है। पहले 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ, 5 यहाँ और 6 यहाँ। क्रम ये होता है। हो जाएगा ना? अब सोचो होगा क्या यहाँ पे? जितने भी तत्व होते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है जानते हो? अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करना। अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या करना? युग्मित करना, जिससे उनका चक्रण उदासीन हो जाए और वो अस्थायी हो जाए। क्या हो जाए जी? अस्थायी हो जाए। तो अब ध्यान से देखना, 1, 2, 3 इसके हैं। ये तो युग्मित है क्योंकि एक ऊपर एक नीचे दिख रहा है इसमें, लेकिन इसमें देखो 1-1 ही दिख रहे हैं, तो इनको कहा जाएगा अयुग्मित। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन। ठीक? तो एक-एक डिब्बे में देखो सबके अकेले ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए इसकी प्रवृत्ति होगी कि किसी भी प्रकार से हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम इसको क्या कर लें?
युग्मित कर दें। तो मिलने के लिए या तो पूरा मिल जाएगा या तो साझे में मिल जाएगा, लेकिन मिला कि नहीं मिला? या तो साझे से मिले चाहे पूरा मिल जाए। कितने इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे? 3 मिलेंगे। तो ये युग्मित हो गया ना। अब ध्यान से समझना, इस वर्ग के जो तत्व थे उनको अपना इलेक्ट्रॉन युग्मित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी? 3 की। अर्थात या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है या ग्रहण करता है या त्याग करता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे या ग्रहण करेंगे, क्योंकि इनको युग्मित करने के लिए कितना चाहिए? 3 ही चाहिए ना। लेकिन एक चीज और इसमें समझना है, नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी के तत्व हैं, नाइट्रोजन को छोड़ने के बाद जो बाकी के तत्व हैं उनके बाहरी कोश में d ऑर्बिटल भी खाली होता है। अर्थात यस तो इस तरह से पूरा भरा रहता है और पी में कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। देखो 3 दिख रहा था ना ऊपर, लेकिन उनका आगे जो डी होता है वो बेचारा एकदम खाली ऐसे बैठा होता है। नाइट्रोजन में डी नहीं होता, याद रखना, भी बता रहे हैं, समझ गए? हम नाइट्रोजन को छोड़कर चर्चा कर रहे हैं। किसके लिए? फास्फोरस के लिए, आर्सेनिक के लिए, एंटीमनी के लिए और किसके लिए? बिस्मथ के लिए। नाइट्रोजन की स्थिति केवल यही है। फास्फोरस ये भी दिखाएगा और ये भी दिखाएगा, क्योंकि साधारण रूप से तो ऐसा होना चाहिए, फास्फोरस को होना चाहिए ना, 3 की जरूरत ही काम हो गया उसका। लेकिन फास्फोरस यहां भी दिखाता है, आर्सेनिक ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, बिस्मथ भी ये दिखाता है और ये वाला भी दिखाता है, सॉरी एंटीमनी है ना। और बिस्मथ जो है केवल यही दिखाता है। इसका ये क्यों नहीं दिखाता, इसका भी कारण अभी हम पढ़ेंगे। क्यों नहीं दिखाता? इसके पास तो डी भी खाली था ना, क्यों नहीं दिखाता अभी इसको हम पढ़ेंगे। तो अभी ध्यान से देखो, जिनके पास बाहरी कोश का डी खाली इंतजार कर रहा है, किसके पास? जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। बिस्मथ को छोड़ो, चर्चा में अभी बाद में बताएंगे क्यों नहीं था। इन तीनों का डी ऑर्बिटल इंतजार कर रहा है ना, इसलिए ये क्या करते हैं ध्यान से समझना। जैसे ही इनको थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, क्या मिलती है जी? ऊर्जा मिलने का मतलब ये उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। किस अवस्था में आ जाते हैं? उत्तेजित अवस्था में। जैसे तुम्हारा मित्र कोई दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आया, कह दिया हमको बाजार में मारा है, बस तुम उत्तेजित अवस्था में आ गए, 2-3 लोग को बुलाया, लाठी डंडा लेके निकल लिए बाजार में, पता चला पहले सरक लिया है, ठीक है ना। तो ध्यान दिए रहना। वही चीज इनके साथ है कि जब इनको ऊर्जा दी गई तो ये उत्तेजित अवस्था में आ गए। अब जितना जोश में आ जाते हैं इनका इलेक्ट्रॉन ही निकल के भाग जाता है, समझ गए? यहां से निकल के भाग जाता है, भागते समय उसको ये पकड़ लेता है, अकेले मिल गया ना, ये पकड़ के रख लेता है। देख रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे 2 थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो जरूरत उनको कितने की थी? 3 की जरूरत थी। 3 लेके उन्होंने अपना युग्मित कर लिया, लेकिन तुमने उसको उत्तेजित कर दिया, बेचारा जोश में आ गया। जोश में आने के कारण 1 इलेक्ट्रॉन उसका ऊर्जा लेके भाग गया, समझ गए? भाग के आगे वाले डी में घुस गया। अब देख रहे हो कितने अयुग्मित हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं। 1, ये तो बेचारा पहले से युग्मित था, ये भी खुद अयुग्मित हो गया, ज्यादा जोश में आ गया ना। तो 1, 2, 3 तो पहले से थे, 1 इसके बिगड़ने के कारण हो गया, और जो इसका बिगड़ा वो यहाँ जाके 1 को बढ़ाया ना। तो इस हिसाब से कितने हो गए? अब 5 हो गए। अर्थात अब इनको कितने की जरूरत पड़ेगी? 5 की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ समझ में आ रहा है कि जो फास्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है, ये दोनों, ये तीनों 3 दिखाने के साथ साथ कितनी संयोजकता दिखाते हैं? 5 संयोजकता भी दिखाते हैं। जबकि तुम्हारा नाइट्रोजन और बिस्मथ केवल कितनी दिखाते हैं? 3 ही दिखाते हैं। हो जाएगा? अब ऐसा क्यों बिस्मथ के साथ हुआ? बिस्मथ के पास भी तो डी खाली होगा, क्योंकि जब इन सब के पास डी खाली है तो जाहिर सी बात है बिस्मथ के पास भी डी खाली होगा। क्यों नहीं होता है उसके साथ? क्योंकि उसके बीच में यफ घुस जाता है। कौन घुस जाता है जी? यफ।
और F में 7 डिब्बे होते हैं। कितने डिब्बे? 7 डिब्बे। अब जब F घुस गया, F में 7 डिब्बे हो गए, तो अब समझ रहे हो D को यहां आना होगा। D इधर आएगा, कहीं आएगा, तो यहां से यहां तक की दूरी बहुत ज्यादा हो गई। अब तुम्हारे मित्र को जोश दे दिया गया, कह दिया जाओ तुम बाबनपुर मार के चले आओ उसको, ए बेचारा पैंट गीली हो जाएगी, पता चला बाबनपुर में पहले बुला रखा हो, तब क्या होगा? ठीक है, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, अरे यहाँ से बाजार तक ही जा सकता है जहां तक उसकी पावर है। ठीक है, याद रखे रहना। वही चीज यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया भागता चला गया, जाओ जाओ भाग के चले जाओ तुम, ऐसा नहीं होगा। अरे एक निश्चित दूरी तक ही वो इलेक्ट्रॉन कूद के जा सकता है ना। तो बिस्मथ में क्या होता है, ये यस और इस डी के बीच की दूरी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके भी डी में नहीं जा पाता है। अब कहा तो एफ में काहे नहीं चला गया, एफ पहले भरा होता है, समझ गए? एफ में उसके 14 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, अर्थात उसका एफ पूरा भरा हुआ है, इसलिए बिस्मथ का इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जा सकता है। जाएगा तो किस में जाएगा? डी में जाएगा। कहां जाएगा? डी में। और डी काफी दूर हो चुका है, इसलिए बिस्मथ का डी में नहीं जा पाता है। तो बिस्मथ 5 संयोजकता क्यों नहीं प्रदर्शित करता है? क्योंकि इसके यस और डी ऑर्बिटलों के बीच की दूरी काफी बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके भी डी ऑर्बिटल में नहीं जा पाते। हो गया ना? दूसरी स्थिति, नाइट्रोजन 5 वाला क्यों नहीं प्रदर्शित करता था? क्योंकि नाइट्रोजन में डी था ही नहीं, नाइट्रोजन में डी था ही नहीं, ये चीज को याद रख लेना। अब था ही नहीं का मतलब क्या हुआ, ये समझ लेते हैं, तब उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। नाइट्रोजन में क्यों डी नहीं था? डी की शुरुआत किस कोष से होती है? डी की शुरुआत किस कोष से होती है? तीसरे कोष से होती है। तुमको जब हमने उस दिन ऊर्जा का क्रम लिखवाया था अफबाऊ के नियमानुसार, तो उसमें देखो कहीं हम 2D लिखे थे क्या? जाके मिलान करो, 2D लिखे थे। हमारी शुरुआत ही 3D से हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि n+l के नियमानुसार, तुम लोग की भी बत्ती तोड़ देंगे हम n+l के नियम से, समझ गए? गधा कहीं का, समझा रहा थे, लोग का दिमाग खराब हुआ है। n+l के नियमानुसार वही उपकोष अस्थाई होगा जिसका n की वैल्यू l से अधिक होगी, जिसका n की वैल्यू l से क्या होगी? अधिक होगी, ये फिक्स है। तो अब सोचो, यहां पे जब हम 3D लिखते हैं तो हमने कल क्या समझाया था इस 3D का? 3 क्या है? कोष था ना, और इसको हमने प्रदर्शित किससे किया था? अर्थात यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। और d क्या था जी? उपकोष। तो उपकोषों के लिए l की जो वैल्यू होती है, देखो ये उपकोष है और उनका l का मान है। उपकोष है 4 हमारे पास, है ना? और इन चारों के लिए l का मान होता है क्रमशः 0, 1, 2 और 3। तो तनिक d का देखो कितना मिला? 2 मिला ना? तो इसके लिए यहाँ पे l की वैल्यू क्या है? 2 है ना? तो अब बताओ 3 बड़ा है 2 से? बड़ा है ना? ठीक है, ये नियम का पालन हो रहा है, इसका मतलब 3D अस्थाई होगा, 3D अस्थाई होगा। परंतु जब हम चर्चा 2D की करते हैं तो n की वैल्यू क्या है? 2 है। l की वैल्यू क्या है? d के लिए l कितना होता है? 2 होता है, ये फिक्स है। तो d की वैल्यू भी 2 है। बताओ क्या इस नियम का पालन हो रहा है? 2 तुम्हारा 2 से बड़ा है? नहीं है, इसलिए 2D संभव नहीं होता है। और जब तुम नाइट्रोजन की चर्चा करते हो तो नाइट्रोजन के पास केवल कितने कोष हैं? नाइट्रोजन के पास 2 ही कोष हैं। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है ना, 1s2, 2s2 और 2p6। तुमने देखा, ये पहला कोष और ये दोनों दूसरा कोष है ना? क्या 2p के बाद 2d 0 कर सकते हो? 2d आता ही नहीं है तो 0 कैसे कर लोगे? हो गया ना? जबकि फास्फोरस 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद नहीं 3p3 तक ही है ना? तो अब तीसरे में d आता है कि नहीं आता है?
तो इसके आगे तुम 3D0 लिख सकते हो कोस के क्रम में। इसके आगे तुम 3D0 लिख सकते हो क्योंकि 3D आता है इसमें। इसके आगे वाले में 4D0 लिख सकते हो क्योंकि 4D आता है उसमें। उसके आगे वाले में 5D भी लिख सकते हो क्योंकि 5D आता है, ठीक है ना। उसके आगे वाले में 6D लिख सकते हो क्योंकि उसमें 6D आता है। लेकिन नाइट्रोजन में तुम 2D0 नहीं लिख सकते हो क्योंकि कभी 2D आता ही नहीं। समझ गए? क्या इसके बाहर खाते 2D नहीं आता, 3D का नहीं लिख दिए? 3D लाने के लिए तुमको तीसरा कोष लाना पड़ेगा। तो ये कोष है बेचारा, 3 कोष कैसे लाओगे तुम? अपने मन से लेके चले आओगे क्या कि घर से लेके गए चलो जोड़ देंगे बाहर से को? और ऐसा नहीं होगा, उसके पास है तभी वो ग्रहण करेगा। याद रखे रहना, बाहर से कोष नहीं लाया जा सकता है। जितना कोष उसके पास है उतने में ही उसको ग्रहण करना है। तो नाइट्रोजन के पास डी की संभावना नहीं होती है, इसलिए नाइट्रोजन पंच संयोजी नहीं होता है। ध्यान दिए रहना, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के पंच संयोजी होने का कारण क्या है? क्या कारण था? उनके पास रिक्त डी ऑर्बिटल का होना। जिनके पास रिक्त डी ऑर्बिटल है वही पंच संयोजी होंगे, अन्यथा वो पंच संयोजी नहीं होंगे। इसलिए नाइट्रोजन पंच संयोजी, अर्थात नाइट्रोजन को कभी तुमने पढ़ा क्या 5 बंध बनाता है? ऐसे पढ़े हो क्या नाइट्रोजन कभी 5 बंध बनाया है? पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। लेकिन PCl5 ना 5 बंध बनाता है, बटरफ्लाई संरचना, ठीक है ना। PCl5 5 बंध बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन कभी 5 बंध नहीं बनाता है। मैक्सिमम कितना बनाता है? 3 बनाता है। तभी तो हमने अमोनिया पढ़ा है, पढ़े है ना, दिखाई दे रहा है। तो नाइट्रोजन अधिकतम 3 बंध बनाता है, जबकि फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया और एंटीमनी हो गया, ये कितना कितना बना सकते हैं? 5 भी बना सकते हैं और 3 भी बना सकते हैं। मतलब नाइट्रोजन की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं और अपना अलग व्यवहार भी दिखा सकते हैं। हो जाएगा? तो इसको हम लोग कॉपी में छापने का प्रयास करते हैं, नहीं करते हैं, आप जाने दो। कॉपी में छापने का प्रयास अब कल करना। कल देखो इसको समाप्त कर देंगे। रासायनिक गुण खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलो जल्दी ये चैप्टर मान के चलो 5-6 दिन में समाप्त होने वाला है। ये हफ्ते तक समाप्त हो जाएगा संभवतः।